Hello students, here in this audio video I am going to explain you about the income method of calculating national income in CBSE class 12. This is especially suited to CBSE class 12 but it is as well applicable in case of ISC or any other state boards and university as well. Income method also known as factor income method, मतलब इनकम मेथड को फैक्टर इनकम मेथड भी कहते हैं, इज यूज टू कैलकुलेट ऑल इनकम एक्रूड टू द बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग नेशनल प्रोडक्ट। और इस मेथड में क्या करते हैं, यूज टू कैलकुलेट ऑल इनकम एक्रूड टू द बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग नेशनल प्रोडक्ट। और देश के प्रोडक्शन में जो भी फैक्टर सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन होता है उस रूप में जो लोग इनकम कमाते हैं उसको काउंट करके उसको पकड़ के हम लोग इनकम मेथड से नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। ट्रेडिशनली देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नेमली लैंड, लेबर, capital and organization, entrepreneur. Accordingly, there are 4 factor payments, namely rent, compensation of employees, interest and profit. There is another category of factor payments called mixed income. तो फैक्टर पेमेंट कितने हो गए, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, compensation to employees and mixed income. Rent refers to the amount payable in cash or in kind by a tenant to the landlord for using land. In national income, according to the term, rent is restricted to land and not to other goods such as machinery. हाँ, यहाँ पे नेशनल इनकम कैलकुलेशन में रेंट का मतलब होता है कि लैंड से रिलेटेड होना चाहिए। लैंड से रिलेटेड मतलब क्या हो गया, आप अपना ज़मीन, मकान, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ अगर दूसरे को यूज़ करने के लिए दिए हैं तो बदले में जो आपको रेंट मिला वो हो गया रेंट। इन एडिशन टू रेंट, रॉयल्टी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। रेंट जैसा ही रॉयल्टी होता है, वो एक एग्रीमेंट होता है, लीज एग्रीमेंट, कि आपके प्रॉपर्टी को मैं 5 साल, 10 साल, 20 साल तक यूज़ करूँगा और हर साल आपको एक फिक्स अमाउंट देते रहूँगा। जो फिक्स अमाउंट देंगे मिनिमम रेंट होगा और रॉयल्टी उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और एक्सेट्रा। यहाँ लिखा हुआ इन एडिशन टू रेंट रॉयल्टी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम विच इज defined as the amount payable to landlord for granting the leasing rights of assets that can be extracted from land, for example coal and natural gas. हाँ, मतलब खदान में से, माइन में से, या आपका पहाड़ है, पत्थर, वहाँ से पत्थर काट काट के निकाला जा रहा है तो सबको बदले में रॉयल्टी मिलती है। दूसरा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ refer to the remuneration paid to employees in exchange of services rendered by them for producing goods and services. अगर हम कहीं नौकरी करते हैं तो बदले में जो नौकरी पेशा लोगों को जो पेमेंट किया जाता है दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। को सैलरी कह ले, वेजेस कह ले, जो भी कह ले, ये हुआ। इसमें बहुत सारे कैश, नॉन कैश सैलरी होते हैं, परक्विजिट्स होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉय को जो पेंशन मिलता है वो भी सैलरी हो गया। तो सैलरी को कई सारे पार्ट है। वेजेस एंड सैलरी इंक्लूडिंग रेम्युनरेशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैश टू द एम्प्लॉयज ऑन अ डेली, वीकली और मंथली बेसिस। जो हाथ में पैसा दिया जाता है हर महीने, दैट इज कॉल्ड वेजेस एंड सैलरी। इट इंक्लूड्स अलाउंसेस सच एज कन्वेंस अलाउंसेस, bonuses, commissions, rent-free accommodations, loans on low interest rates and medical and educational facilities और expenses। मतलब जो वेजेस एंड सैलरी हर महीने आपके हाथ में दिया है तो उसमें बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस परक्विजिट्स सारा मिला करके होता है। परक्विजिट्स का मतलब फैसिलिटीज होता है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, आपके नाम से रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा सब जमा हो रहा है, ईएसआई में कंट्रीब्यूशन हो रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो ये सब हो गया। इंक्लूड्स रेम्युनरेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयर्स, प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज होगा इन द फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम सच एज इंश्योरेंस, पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड। ये पैसा एम्प्लॉय के नाम से जमा होता है बट उसके हाथ में उस समय नहीं मिलता जब वो नौकरी में रहता है, वो जमा होते रहता है। जब वो नौकरी चेंज करे, बदल ले, छोड़े या रिटायर हो जाए या डेथ कर जाए तब वो पैसा
उसे या उसके नॉमिनी को मिलता है। इंटरेस्ट रेफर्स टू द अमाउंट पेबल, अभी अगला हो गया, इंटरेस्ट रेफर टू द अमाउंट पेबल बाय द प्रोडक्शन यूनिट फॉर यूजिंग द बोरोड मनी। जनरली प्रोडक्शन यूनिट्स बोरो फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड हाउस होल्ड्स बोरो फॉर मीटिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाँ, हम लोग अपनी जरूरतों के लिए अगर दूसरे से कर्जा ले, चाहे कोई बिजनेस यूनिट ले चाहे हाउस होल्ड वाले लोग ले, तो बदले में इंटरेस्ट पे करते हैं। वो इंटरेस्ट भी देश के नेशनल इनकम में कैपिटल बोरिंग्स के बदले में फैक्टर इनकम के रूप में इंक्लूड होता है। In national income accounting, interest is restricted to the payment by production units. लेकिन नेशनल इनकम इंटरेस्ट सिर्फ जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है उनके द्वारा जो पेमेंट किया जाएगा उसी को पकड़ा जाएगा। इफ प्रोडक्शन यूनिट्स यूज देयर ओन सेविंग्स देन द इंटरेस्ट इज पेबल टू देम इन द फॉर्म ऑफ इम्प्यूटेड इंटरेस्ट। हाँ, अगर मान लीजिए कोई अपना पैसा ही बिजनेस में लगाते हैं, बाहर से कर्जा नहीं लेते हैं, तो उसके ऊपर भी एक इम्प्यूटेड रेंट इम्प्यूटेड रेंट का मतलब हो गया कि अपनी प्रॉपर्टी खुद यूज कर रहे तो एक रेंट आपका बचा, वो भी इम्प्यूटेड रेंट बोल के शामिल करेंगे देश के नेशनल इनकम में। उसी तरह से एक इम्प्यूटेड इंटरेस्ट होता है कि अगर हम अपना पैसा खुद यूज कर लिए, हम कर्जा नहीं लिए, तो वो जो आपका इंटरेस्ट बचा वो इम्प्यूटेड इंटरेस्ट मान करके देश के नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। नाउ लेट अस गो टू द प्रॉफिट टॉपिक। प्रॉफिट refers to the amount of money earned by the owner of a production unit for his her entrepreneurial abilities। हम जब बिजनेस को अर्न करते हैं, कोई भी इकोनॉमिक वेंचर्स स्टार्ट करते हैं, तो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, बोनस, इंसेंटिव, जो फैक्टर इनपुट मटेरियल इनपुट परचेज करते हैं सब सारा पेमेंट कर देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर देते हैं। फिर जो प्रॉफिट बचता है मैंने इंक्लूडिंग टैक्स, प्रॉफिट का 3 पार्ट होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसी को तीनों का कंबाइंड के रूप से कहा जाता है प्रॉफिट। तो ये ओनर को, एंटरप्रेन्योर को बिलोंग करता है। ये भी देश के नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। यहाँ लिखा हुआ रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी अर्नड बाय द ओनर ऑफ अ प्रोडक्शन यूनिट फॉर हिज हर एंटरप्रेन्योर एबिलिटीज। The profits are distributed by the production unit under 3 heads. First is by paying income tax, that is called corporate tax or corporate profit tax. Second is by paying dividend to shareholders. Third is the retained earning, that is undistributed profit or reserve profit or surplus, reserve, sorry. Thus, profit is the sum total of corporate profit tax, dividend and retained earning. Another factor income is mixed income. Refers to earning from farming enterprises, sole proprietorship and other professions such as medical and legal practices. In these professions, owners themselves assume the role of an entrepreneur, financier, worker, landlords, etc. हाँ, मतलब मिक्स्ड इनकम उसको कहा जाता है जैसे एक डॉक्टर अपना चेंबर चला रहा है, एक वकील अपना चेंबर चला रहा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना ऑफिस चला रहा है, एक ट्यूटर अपना ऑफिस चला रहा है। तो उसमें क्या, तो वही लेबरर है, वही एम्प्लॉयर मैंने क्या कहते हैं ऑनर है, वही फाइनेंसर है, वही स्किल प्रोवाइडर है, तो सब कुछ वही कर ले रहा। वो अपना प्रॉपर्टी में ही अगर अपना प्रॉपर्टी में ही बिजनेस चला रहा है या अपना प्रोफेशन चला रहा तो रेंट भी बचा ले रहा। तो ऐसे लोगों को जो इनकम होता है जिसमें कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सैलरी सब एक ही व्यक्ति को चला जाता है, तो देन दे आर कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। Mixed income also takes into account the income of those individuals who earn from different sources such as wages, rent on own property and interest on own money। अपने पैसे से जो ब्याज कमाता है सेविंग्स के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ओन प्रॉपर्टी, अपने प्रॉपर्टी से अगर वो किसी से भाड़ा कमाता है बिजनेस पर्पज से नहीं, वैसे बिना बिजनेस मोटिव से, तो वो सब भी मिक्स इनकम में आता है। देयरफॉर नेशनल इनकम में रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स इनकम सबको शामिल करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग द इनकम मेथड। अगर हम लोग इनकम मेथड से नेशनल इनकम फाइंड आउट करें तो क्या स्टेप्स का मूल्यांकन करेंगे। ये बात मत समझिएगा कि हाँ ये जो लिख दिया कि नेशनल इनकम में रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम लिए तो यही नेशनल इनकम हो गया, ऐसा नहीं है। लिख रहा क्या कि अगर आप इनकम मेथड से देश के नेशनल इनकम फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्लासिफाई द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, बिल्कुल सही बात है। एस्टिमेटिंग नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ऑफ ईच फैक्टर, हर एक का नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट पता कीजिए। और वो कैसे पता चलेगा, वही जो ऊपर में हम लोग देखे, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम एक्सेट्रा। The sum total of the factor payments equals NVAFC, net value added at factor cost।
और जैसे उसमें डिप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। टेकिंग द सम ऑफ NVAFC नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट of all the industrial sectors of the economy, this will give NDPFC net domestic product at factor cost। यानी कि जो NVAFC है net value added at factor cost जो सारे सेक्टर्स का है, अगर उसको एक साथ जोड़ देंगे तो that becomes net domestic product at factor cost। तो यानी sum total of net value added at is equal to net domestic product at factor cost NDPFC। यानी rent plus interest plus profit plus salary plus mixed income is equal to NDPFC। Estimating NFIA मतलब net factor income from abroad and adding it to NDPFC which gives the नेशनल इनकम। हाँ, अगर एनडीपीएफसी में डायरेक्ट हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का काम कर दें, यानी फीफा जोड़ दे और फीटा घटा दे, फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फीटा मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो तुरंत हमको एनएनपीएफसी पता लग जाएगा। लिखा है एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू नेशनल इनकम। एनडीपीएफसी मतलब रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस सैलरी प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम, तो आ गया एनडीपीएफसी। उसमें अगर फीफा जोड़ दे, फीटा घटा दे, यानी शॉर्टकट में एनएफआईए का काम कर दे, तो डायरेक्टली हमको एनएनपीएफसी निकल जाएगा। बट मैं थोड़ा आपको इसमें समझाना चाहूँगा कि जैसे यहाँ रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस सैलरी प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, तो हमारा आ गया एनडीपीएफसी। अगर उसमें डिप्रिसिएशन जोड़ देंगे, इफ यू ऐड डिप्रिसिएशन टू एनडीपीएफसी देन यू गेट जीडीपीएफसी। समझिए ध्यान से, जीडीपीएफसी कैसे आया? नेशनल इनकम अगर इनकम मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं तो पहले तो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट सैलरी, अच्छा रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट तीनों को ऑपरेटिंग सरप्लस कहा जाता है, प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, तो आ गया एनडीपीएफसी। and in that NDPFC if you add depreciation you get GDPFC, gross domestic product at factor cost, and then if you add plus taxes, indirect taxes and minus subsidy, then you got GDPMP, gross domestic product at market price। ऐसे इस तरह से भी जा सकते हैं। और फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकाल लिए, फिर उस और अगर आपको नहीं वो सब नहीं निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस सब नहीं चाहिए, तो आप जो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट सैलरी सबको जोड़े प्लस मिक्स्ड इनकम को, तो आपको तो एनडीपीएफसी आ ही गया है, तो उसमें सिर्फ फीफा जोड़ दे, फीटा घटा दे, आपको डायरेक्ट नेशनल इनकम एनएनपीएफसी आ जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब लिखा है द फॉलोइंग आर द प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग द इनकम मेथड। अगर आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम फाइंड आउट करें तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या? इंक्लूडिंग द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट देमसेल्व्स। फॉर एग्जांपल इफ प्रोडक्शन यूनिट्स यूज देयर ओन सेविंग्स फॉर प्रोडक्शन then the interest is payable to them in the form of imputed interest. This imputed interest should be added to the calculation of national income. Imputed rent, imputed interest, ये सब सारा national income का part होगा। Avoiding the inclusion of transfer payments such as gift, donation and taxes। जो transfer payment है जो हम किसी ड्यूटी के बदले नहीं वैसे हम देते हैं, जैसे टैक्स हम सरकार को इसलिए नहीं देते कि सरकार हमारा कोई काम करती है, हम लोग ये हमारे तरफ से वॉलंटरी पेमेंट होता है, लेकिन कंपलसरी वॉलंटरी कंपलसरी पेमेंट है, तो ये सब चीज़ को देश के नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं। एक्सक्लूडिंग द गेन्स दैट राइज फ्रॉम द सेल ऑफ प्री ओन्ड गुड्स। अगर आप सेकेंड हैंड गुड मैंने कोई पुराना कार, पुराना बिल्डिंग, पुराने जेवर को बेच करके जो प्रॉफिट कमाते हैं, जिसको कैपिटल गेन कहा जाता है एक्चुअली में, वो सब नहीं लेते हैं। एक्सक्लूडिंग द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स सच एज शेयर्स एंड डिबेंचर्स। This is not related to the production of goods and services. However, national income includes the value of services rendered by the agents in selling these financial assets। मतलब ये कहने का है कि हम जो पुराना कोई भी शेयर डिबेंचर सबको बेचे तो उससे होने वाले प्रॉफिट या उससे होने वाले इनकम को हम लोग देश के नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। बट चाहे कोई प्रॉपर्टी आप बिक्री करवाओ, जमीन बिक्री करवाओ या अपना शेयर डिबेंचर बिक्री करवाओ, तो बीच में एक ब्रोकर होते हैं
तो ब्रोकर जो आपसे कमीशन लेता है वो कमीशन देश के ब्रोकरेज या कमीशन बोल के देश के नेशनल इनकम में काउंट होता है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या कहते हैं इनकम मेथड्स के बारे में चर्चा किया। एक बार फिर से फाइनली आई एम टेलिंग यू दैट इन इनकम मेथड compensation of employees plus operating surplus. What is operating surplus? Rent plus interest plus profit, that is operating surplus, plus mixed income. You get NDPFC, net domestic product at factor cost, and in that net domestic product at factor cost, if you have to find out gross domestic product at factor cost, then you will add depreciation, you will get gross domestic at factor cost. If you have to find out gross domestic product at market price, then in that NDPFC you will add depreciation, then you will add indirect taxes, then you subtract subsidy, you will get GDPFC, GDPMP. If you have to find out that national income, then in that NDPFC you will only add FIFA, factor income from abroad, and subtract factor income to abroad, FIFA minus FITA. The difference of the two is NFIA, net factor income from abroad. वो जोड़ देंगे आपको डायरेक्ट NNPFC आ जाएगा। थैंक यू, इसको आप समझिए और इसका बाद में हम एग्जांपल्स सब शेयर कर रहे हैं। थैंक यू।